हिंदी अध्याय 376 बंदर की शक्ति 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मेरा ब्लड शुगर अब नहीं बढ़ा है क्योंकि मुझे मिला है ये आसान उपाय। इंसुलक्स डायबिटिक सपोर्ट। सन डेमोस और माइकल के पास टैमिन के पावर शेयर फंक्शन को केवल 3 मिनट तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। अधिक सोलेट्रेट्स का उपयोग करने से पावर शेयर की सक्रिय अवधि और भी कम हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि सन डेमोस ने जागृतों के खिलाफ आक्रामक रूप से लड़ने का फैसला किया था। संवर्धन के माध्यम से उसका पूरा शरीर और भी मजबूत हो गया था और उसने अपने दस्तानों के विस्तार योग्य ब्लेडों को मजबूत तलवार ऊर्जा से ढक लिया था। इसी वजह से सन डेमोस के पास अपने दुश्मनों को मारने के कारगर साधन थे। ईगल आइज की पूरी क्षमता का इस्तेमाल सोने पर सुहागा साबित हुआ, जिससे दुश्मनों की अगली चालों का अनुमान लगाने और सही तरीके से हमला करने या बचने का साधन उपलब्ध हो गया। जैसे ही सन डेमोस जागृतों के सामने प्रकट हुआ, उसने कित्सुन समन्स की और कई ग्लेसिकल छोड़े। जागृतों में से एक ने जोर से चिल्लाते हुए ग्लेसिकल के शिकार होते कित्सुन को देखते हुए उसकी निगाहें कांप उठीं। ग्लेसिकल समन्स की गर्दन पर टूट पड़े और उन्हें आंशिक रूप से जमा दिया, इससे पहले कि ब्लड ओथ डेमन मंकीज ने हमला किया। ब्लड ओथ डेमन मंकीज पहले से ही समन्स के साथ भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे और उन्होंने सन डेमोस द्वारा बनाए गए अवसर का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। ग्लेसिकल्स ने समन्स को चौंका दिया क्योंकि उन्हें पीछे से हमले की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा था कि अवेकेंड उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सदमे और दर्द के बावजूद कित्सुन सहज रूप से हिलने लगे। कुछ ने भय से पीछे मुड़कर देखा, उन्हें लगा कि पीछे से उन पर और भी घातक हमले होंगे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह एक घातक गलती थी। पीछे से हमला करने वाले और अधिक ग्लेसिकल्स के बजाय समन्स को सामने से ब्लड ओथ डेमन मंकीज ने चीर-फाड़ कर रख दिया। बचे हुए समन्स को मारने में आधे मिनट से भी कम समय लगा। दुर्भाग्यवश सभी ब्लड ओथ डेमन मंकी बच नहीं पाए। कित्सुन के अदृश्य होने के दौरान कुछ को जानलेवा चोटें आई थीं। वे बस इतना ही कर सकते थे कि घावों के आगे घुटने टेकने से पहले अपने दुश्मन को मार डालें। बाकी बचे हुए लोगों ने अपने राजा से लड़ रहे शेष जागृतों पर हमला कर दिया। सन डेमोस को कई जागृतों से लड़ना मुश्किल हो रहा था। उनमें से 2 तीसरे स्तर के थे जबकि बाकी दूसरे स्तर के। थंडर बुलेट को छोड़कर उनकी सोलेट्रेट्स ज्यादा शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन उनकी संख्या और आर्टिफैक्ट्स काफी असरदार थे। उन्होंने जागृतों और कित्सुन को बढ़त दिला दी, जिससे पुस्तान सन डेमोस की भुजा में 3 थंडर बुलेट दागने में सफल रहा। ईगल आइज की बदौलत सन डेमोस अपने सिर पर आ रही बिजली की गोलियों से बच गया। दुर्भाग्य से पुस्तान के कुछ मीटर करीब आते ही सन डेमोस जागृत योद्धा के लिए एक बड़ा निशाना बन गया। वह बिजली की गोलियों को अपनी ओर आते हुए देख सकता था, लेकिन बंदर राजा समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं था। बिजली की गोली लगभग बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। सौभाग्यवश गोली के निशान छोटे थे और सन डेमोस में असाधारण रूप से तेजी से ठीक होने की क्षमता भी थी। सभी ब्लड ओथ डेमन मंकीज बहुत तेजी से ठीक हो सकते थे। जब तक उन्हें जानलेवा चोटें न लगे या उनका कोई अंग नष्ट न हो जाए, वे ठीक हो जाते थे। गोलियों से छलनी होने के कारण सन डेमोस का बायां हाथ बेकार हो गया था, लेकिन उसने घावों और दर्द को नजरअंदाज कर दिया। स्पिरिट गेज का उपयोग करने से पहले उसने पुस्तान के करीब पहुंचकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। स्पिरिट डिस्टर्बेंस का उपयोग करके पुस्तान पर आध्यात्मिक हमला करने में उसकी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो गई। इससे सन डेमोस की पावर शेयर अवधि 10 सेकंड से भी कम हो गई, जो पुस्तान को खत्म करने और ज़ाराम से भी छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त थी। बचे हुए जागृत उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन पुस्तान और ज़ाराम परेशानी का सबब थे। अदृश्यता का पर्दा और थंडर बुलेट बड़ी सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर घातक सोलेट्रेट साबित हो सकते थे। अगर ज़ाराम को माइकल का पता चल जाता या इससे भी बुरा माइकल अतिरिक्त सैनिकों के साथ उनके इलाके में घुस आता, तो माइकल का इलाका खत्म हो जाता। केवल प्रकृति आत्मा और वन पिक्सी ही अदृश्यता के पर्दे से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों को महसूस कर सकते थे। बाकी सब अदृश्यता के पर्दे की शक्ति के आगे बेबस थे। पुस्तान ने मुश्किल से ही अपनी थंडर बुलेट छोड़ी थी कि सन डेमोस के स्पिरिट डिस्टर्बेंस ने उसे आहत कर दिया। यह प्रहार इतना जोरदार था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और हमला करने के लिए ध्यान केंद्रित करना उसके लिए और भी मुश्किल होता चला गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह जमीन पर गिर पड़ेगा, लेकिन उसका शरीर टस से मस नहीं हुआ। वास्तव में वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर 1/4 सेकंड के लिए जम गया था, जो सन डेमोस के हाथ को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था।
विस्तारशील ब्लेड ने पुस्तान के कवच को आसानी से चीर दिया और दुश्मन के शरीर में गहराई तक घुस गया, जब तक कि वह पूरी तरह से जागृत कित्सुन में समा नहीं गया। पुस्तान की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन जैसे ही विस्तारशील ब्लेड को ढकने वाली चांदी जैसी ऊर्जा मुक्त हुई, कित्सुन के अंत फट गए, जिससे सदमा और दर्द और भी बढ़ गया। सन डेमोस के होठों से खिलखिलाहट भरी हंसी निकली और उसने अगले दुश्मन को चीरने के लिए अपनी विस्तारशील तलवार निकाल ली। उसने पुस्तान की आंखों पर 2 ग्लेसिकल छोड़े, जिससे उसकी आंखें फट गईं और फिर उसने कित्सुन के दिमाग को अंदर से जमा दिया। जब तक पुस्तान चीखने लगा तब तक वह मौत के कगार पर था। ज़ाराम अपने दोस्त को अचानक खून बहता और घायल देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने सन डेमोस पर हमला कर दिया। वह हर उस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार था जो हो सकती थी, जिसमें मानसिक हमले भी शामिल थे, जबकि उसकी लंबी तलवार सन डेमोस पर वार कर रही थी। रक्त शपथ दानव बंदर राजा ने ज़ाराम को भ्रमित कर दिया। उसने अद्वितीय नस्लीय क्षमताओं वाले राक्षस देखे थे, यहाँ तक कि उत्परिवर्तन से प्राप्त अद्वितीय शक्तियों वाले राक्षस भी। हालांकि उसके सामने खड़ा रक्त शपथ दानव बंदर राजा अनेक शक्तिशाली आत्मा गुणों से युक्त एक जागृत प्राणी जैसा प्रतीत हो रहा था। सन डेमोस की कोई भी शक्ति कमजोर नहीं थी, वे सभी अत्यंत शक्तिशाली और घातक थीं। ये वाकई बहुत डरावना था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ज़ाराम ने सन डेमोस को 2 भागों में विभाजित करने के उद्देश्य से वार किया। हालांकि सन डेमोस ने केवल एक भयानक चेहरा बनाया और दुष्टतापूर्वक हंसते हुए अपने सामने एक ची तलवार प्रकट की। ची तलवार ने वार करने वाली तलवार की प्रचंड शक्ति को भेद दिया, लेकिन उसका मार्ग बदल गया। ज़ाराम पीछे हटा, अपनी मुद्रा को तेजी से बदला और तलवार को आगे की ओर बढ़ाया। उसकी गति अचानक तेज हो गई, जिससे सन डेमोस अचंभित रह गया। ये हमला एक ऐसी तकनीक से किया गया था जिसमें पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों पर पूरा जोर लगा और एक ही झटके में तलवार को आगे बढ़ाया गया। इससे काफी ऊर्जा खर्च होती और ज़ाराम पूरी तरह थक जाता, लेकिन कित्सुन समझता था कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे सन डेमोस को अभी मारना होगा। उसे पूरी ताकत लगानी होगी। किसी भी हालत में वह उस बंदर को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंक सकता था क्योंकि वह एक राक्षस था, वरना उसका भी वही हाल होगा जो पुस्तान का हुआ। उसका पुराना प्रतिद्वंदी पास ही गिर पड़ा था, उसके चारों ओर जमीन पर खून जमा हो रहा था। पुस्तान अभी भी चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ गई थी। उसकी जीवन शक्ति जल्द ही समाप्त हो जाएगी, जिससे जागृत व्यक्ति बिना किसी ऊर्जा के रह जाएगा। उसकी मृत्यु निश्चित थी और ज़ाराम उसकी तरह मरना नहीं चाहता था। जैसे ही ज़ाराम की तलवार का वार सन डेमोस के हृदय में गहरा धंसने वाला था, वानर राजा ने अपना वार किया। ज़ाराम का शरीर हमले से बचने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। वह अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सका। सौभाग्य से उसकी आंखें और दिमाग तेज थे। इसी बीच सन डेमोस के बाद जैसी आंखों ने ज़ाराम के हमले को भांपते ही प्रतिक्रिया दी। तलवार की धार के ठीक बगल में एक मोटी हिमखंडी आकृति प्रकट हो गई। सन डेमोस की इच्छा से ग्लेशियर चकनाचूर हो गया, जिससे बर्फीली धुंध का एक झोंका निकला जिसने आसपास के क्षेत्र को भर दिया। इसने सन डेमोस और ज़ाराम को पल भर में ढक लिया, जिससे आगे जो हुआ वह सबकी नजरों से छिप गया। उन्हें केवल मांस में तलवार के चुभने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले ही पल ज़ाराम ने जोर से गाली दी और मांस में तलवार के चुभने की वैसी ही तेज आवाज फिर से गूंज उठी। बर्फीली धुंध बाहर की ओर फैल गई और सभी दिशाओं में बिखर गई, जिससे ज़ाराम और सन डेमोस दिखाई दिए। ज़ाराम की लंबी तलवार सन डेमोस के कंधे में गहराई तक धंस गई थी। ऐसा लग रहा था मानो तलवार ने बंदर राजा के दिल को भेद दिया हो, लेकिन सन डेमोस जागृत कित्सुन को मजे से घूर रहा था। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। ग्लेशियर के विस्फोट और बर्फीली धुंध के कारण तलवार का रास्ता कुछ सेंटीमीटर बदल गया था, जिससे तलवार उसके दिल से कुछ सेंटीमीटर दूर से निकल गई थी। ज़ाराम के लिए स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि सन डेमोस की तलवार ने अपना निशाना साध लिया था। ज़ाराम के हमले को स्वीकार करके बदले में खुद भी हमला करने का विकल्प चुनना शायद सबसे अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन सन डेमोस को माइकल के सोलट्रेट्स तक पहुंच खोने से पहले ज़ाराम को खत्म करने के लिए टेमिन के पावर शेयर के आखिरी सेकंड का इस्तेमाल करना ही था। सन डेमोस किसी भी तरह से हमले से बच नहीं सकता था, इसलिए उसने हमला करने का फैसला किया। सन डेमोस के लगभग आत्मघाती हमले को भांपते हुए ज़ाराम ने आंखें फाड़कर उसे घूरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी तलवार सन डेमोस के शरीर में गहराई तक घुसी, उसे एहसास हुआ कि यह हमला बंदर राजा को मार नहीं पाएगा। यह उसे कमजोर कर देगा और लड़ाई आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी शक्ति को कम कर देगा, लेकिन बस इतना ही काफी था। ज़ाराम खुद को संभालने और दूसरे हमले की तैयारी के लिए पीछे हटने ही वाला था,
लेकिन सन डेमोस आगे बढ़ गया, अपनी छाती में और गहरे धंसते तेज धार वाले ब्लेड को अनसुना करते हुए। उनका ध्यान इस बात पर था कि चोट के और भी गंभीर और दर्दनाक हो जाने पर भी जवाबी हमला किया जाए। लेकिन सन डेमोस ने यह सब सहन किया। उसने दर्द सहा और उसी दर्द का इस्तेमाल करते हुए अपनी लंबी तलवार को जागृत कित्सुन की गर्दन में गहराई तक गाड़ दिया। पागलों की तरह हंसते हुए बंदरों के राजा ने ज़ाराम से तलवार छीनने से पहले उसे घुमाया। ज़ाराम की आंखें मानो बाहर निकल आईं। अगले ही पल उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सचमुच मर रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? एक राक्षस के हाथों? कैसे? मेरा अंत इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, दुनिया में टैमिंग की पावर शेयर पूरी तरह से जारी होने के कारण माइकल के शरीर की ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई। उसने अपने आसपास ऊर्जा के ऐसे सूत्र छोड़े जो उसके चारों ओर मौजूद मूल ऊर्जा की धाराओं से जुड़ गए। आसपास की ऊर्जा को निष्कर्षण के माध्यम से अवशोषित करके उसने ऊर्जा की कमी को कुछ हद तक पूरा किया। दुर्भाग्यवश यह उसकी ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। पावर शेयर बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। मैं शारीरिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने अन्य सोलर ट्रेड्स की उपयोगिता को प्रभावित किए बिना पावर शेयर का सही इस्तेमाल कैसे करूं? माइकल कई मिनट तक सोचता रहा, जब तक कि वे कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र में निकटतम सीमावर्ती बस्ती तक नहीं पहुंच गए। गोल्डन स्टिंगर वास्प जल्द ही अपने संदेशवाहक मिशन से वापस आ जाएगा, जिसका मतलब था कि कित्सुन की बस्तियों से निपटने के लिए वे हर तरह की चालें चलेंगे। लेकिन हमले से पहले माइकल को अपनी ऊर्जा का भंडार थोड़ा फिर से भरना था। इसलिए उसने एलिमेंटल एम्प्रेस से ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों में से एक गोली ली और उसे खा लिया। गोली की परतें धीरे धीरे हटती गईं और उसके अंदर की ऊर्जा लहरों के रूप में निकलने लगी। अपनी आंखें कसकर बंद करके माइकल ने एनर्जी नरिशिंग पिल के पाचन और उसमें संग्रहित ऊर्जा को आत्मसात करने में सहायता के लिए पेंडेमोनियम्स रेक्विम तकनीक का अभ्यास किया। कुछ मिनटों तक खामोशी छाई रही, फिर माइकल ने अपनी आंखें दोबारा खोली। माइकल और सन डेमोस के बीच शक्ति का बंटवारा समाप्त हो गया और रक्त शपथ दानव बंदर राजा ने उससे टेलीपैथिक रूप से बात की। मैंने हत्यारों को मार गिराया। इस भयंकर युद्ध में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। माइकल को यकीन नहीं था कि उसने सन डेमोस की कृतज्ञता पाने के लिए क्या किया था, क्योंकि सन डेमोस ने ही टैमिंग सोल ट्रेड के पावर शेयर फंक्शन को सुलझाया था। फिर भी यह अच्छी बात थी कि सन डेमोस अनटेम जंगल में समस्या का समाधान करने में सक्षम थे। मुझे खुशी है कि तुम बच गए। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने कुछ शहीद साथियों का बदला ले पाओगे। अगर तुम और तुम्हारी टोली गुरिल्ला युद्ध की रणनीति जारी रखने के लिए आश्वस्त हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो। हालांकि मेरा मानना है कि तुम्हें अपनी टोली को पुनर्गठित करने के लिए पीछे हट जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई योजना बनाने से पहले सभी के घावों का इलाज हो गया हो। वे जानते हैं कि तुम छोटे छोटे समूहों में घूमते हो और मुझे संदेह है कि कित्सुन सरदार ने हथियारों का केवल एक ही समूह भेजा होगा। सन डेमोस की पिछली रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त सैनिकों में 20,000 लड़ाकू समन और कई सौ अवेकिन शामिल थे। यह मूल रूप से कित्सुन लॉर्ड की पूरी सेना थी। आखिर सीमावर्ती बस्तियों में तैनात गार्ड और अवेकिन अपने पदों को छोड़कर युद्ध के लिए नहीं जा सकते थे। माइकल ने कभी नहीं सोचा था कि सन डेमोस और उसके बंदर पूरी सेना का सामना करने के लिए काफी शक्तिशाली होंगे। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति तो केवल सेना को रोकने और दुश्मनों को क्रोधित करके उनसे गलतियां करवाने का एक तरीका मात्र थी। उकसावे के जरिए माइकल को उम्मीद थी कि वह कित्सुन लॉर्ड को जल्द ही या बाद में मात दे देगा। हो सकता है कि उसने कित्सुन लॉर्ड को पहले ही मात दे दी हो, लेकिन यह अभी भी संदिग्ध था, खासकर तब जब माइकल की सेना का अधिकांश हिस्सा उनके बीच आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू होने से पहले ही नष्ट हो चुका था। यदि आप लड़ना जारी रखना चाहते हैं तो शाम तक पीछे हट जाएं। कित्सुन लॉर्ड अपनी योजना बदल सकता है और हमारे क्षेत्र में अतिरिक्त सेना भेज सकता है। यदि ऐसा होता है तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए जैसे ही अतिरिक्त सेना अपना मार्ग बदलती है। आप और आपके साथी सबसे खराब स्थिति में समय बिता सकते हैं। आखिरकार आप अभी भी मेरी सोलर ट्रेड्स का कुछ हद तक उपयोग कर सकते हैं, भले ही ये थोड़े समय के लिए ही हो। माइकल ने कुछ और आदेश देने से पहले यह आदेश दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था और योजनाएं धड़ाधड़ बन रही थीं। दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकांश योजनाओं को अमल में लाना काफी मुश्किल था और वैसे भी उन परिदृश्यों के होने की संभावना न के बराबर थी। फिर भी सावधानी बरतना पछताने से बेहतर था।
सन डेमोस को हो या ब्लेयर और मुख्य स्काउट टीम को, जिसे माइकल ने बेस पर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध चीज की रिपोर्ट करने के लिए छोड़ा था, सभी आदेश भेजे जाने के बाद माइकल ने अगले 5 मिनट का उपयोग किसी चीज का परीक्षण करने के लिए किया। उसने सबसे पहले खुद पावर शेयर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। चूंकि सन डेमोस हताशा की स्थिति में इसका इस्तेमाल अचेतन रूप से कर सकता था, इसलिए माइकल को उम्मीद थी कि अब जब उसने पहले ही पावर शेयर का अनुभव कर लिया है, तो वह इसका इस्तेमाल सक्रिय और जानबूझकर कर पाएगा। पावर शेयर की अनुभूति को दोबारा महसूस करना आसान नहीं था। इसे जानबूझकर सक्रिय करना, इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करने से बिल्कुल अलग था, सटीक कहें तो सन डेमोस के दिल से। माइकल ने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना में प्रवेश किया, जहां वह सिंबल ऑफ टैमिंग की ओर बढ़ा। उसने सोलट्रेट को सक्रिय करके सिंबल ऑफ टैमिंग के अंदर ऊर्जा के अंश डालने शुरू किए। लेकिन तीसरे वशीकरण चक्र को प्रकट करने की कोशिश करने या सूर्य डेमोस या मौलिक महारानी के साथ संवाद करने के बजाय, माइकल ने उन 2 वशीकरण बंधनों पर ध्यान केंद्रित किया जो वशीकरण प्रतीक के सबसे गहरे हिस्सों में निहित थे। सन डेमोस का वशीकरण बंधन गहरा और मजबूत था। इसे समझना एलिमेंटल एम्प्रेस के वशीकरण बंधन से कहीं अधिक आसान था। इसलिए माइकल ने सन डेमोस के वशीकरण बंधन में अधिक ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी चेतना का एक अंश वानर राजा को भेजने का प्रयास किया ताकि पहले जैसी अनुभूति को पुनः उत्पन्न किया जा सके। पावर शेयर सक्रिय होने पर माइकल के भीतर सन डेमोस की चेतना कहीं अधिक स्पष्ट हो गई थी। इसलिए माइकल ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके भीतर की ऊर्जा वशीकरण बंधन की ओर उमड़ पड़ी और कुछ परिवर्तन होने लगा। माइकल ने अपनी शारीरिक शक्ति में वृद्धि और अपने विचारों में अधिक उग्रता महसूस की। अपने अधीनस्थों की मृत्यु के कारण सन डेमोस का क्रोध और रोष माइकल पर हावी हो गया, साथ ही बंदर राजा की श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति भी उस पर हावी हो गई। तो पावर शेयर सक्रिय होने पर भावनाएं भी स्थानांतरित हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे व्यक्तित्व पर भी असर पड़ रहा है। मेरे विचार पहले से कहीं ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। क्या हमारी भावनाएं और सहज प्रवृत्तियां आपस में मिल रही हैं? माइकल गहरी सोच में डूब गया, ये सोचते हुए कि पावर शेयर से और क्या क्या प्रभावित होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अस्तित्व कुछ हद तक आपस में जुड़ रहे हैं। शक्ति का एक अस्थायी विलय। ये बहुत अच्छा है, लेकिन अजीब भी है। ये स्पष्ट था कि पावर शेयर फंक्शन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। सम्मेलन की अधिकतम सीमा 3 मिनट थी, और इसमें यह बात शामिल नहीं थी कि सन डेमोस और माइकल दोनों को अन्य सोलट्रेट्स का उपयोग करने के लिए अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता था और साथ ही अपने शरीर को बढ़ाने के लिए भी इसका उपभोग करना पड़ता था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या पावर शेयर के माध्यम से हमारी शारीरिक बनावट में भी बदलाव आता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। एलिमेंटल एम्प्रेस की ओर देखते हुए माइकल ने सन डेमोस के साथ अपना प्रयोग समाप्त करने का निर्णय लिया। एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ उसका बंधन उतना मजबूत और दृढ़ नहीं था जितना सन डेमोस के साथ था, लेकिन माइकल की बोध शक्ति काफी विकसित थी। उसने बंधन की सटीक पहचान की और उसमें ऊर्जा के अंश डाले। ऊर्जा के साथ साथ माइकल ने अपनी चेतना का एक अंश भी बंधन के माध्यम से प्रवाहित किया। अचानक ही एलिमेंटल एम्प्रेस जोर से चीखी, जिससे माइकल चौंक गया, ठीक उसी समय जब उसने एलिमेंटल एम्प्रेस के अग्निगुण से एक हल्का सा जुड़ाव महसूस किया। उसने चिंता से देखा और तुरंत अपना प्रयोग रोक दिया। माइकल को लगा कि पावर शेयर को सक्रिय करने पर ऊर्जा की खपत बेहद कम हुई थी, लेकिन एलिमेंटल एम्प्रेस के चेहरे पर दिख रहे दर्द भरे भावों ने उसे आसानी से यह समझा दिया कि पावर शेयर के लिए एक दृढ़ और मजबूत वशीकरण बंधन आवश्यक है। आपको चौंकाने के लिए क्षमा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, माइकल ने उसकी ओर दौड़ते हुए कहा। इतनी सारी जानकारी, तुम कौन हो? इतनी सारी शक्तियां। एलिमेंटल एम्प्रेस बड़बड़ाते हुए माइकल को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई राक्षस हो। लगता है उसे चोट नहीं लगी है। यह अच्छी बात है। एलिमेंटल एम्प्रेस के शब्दों के जवाब में माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके विचारों की दिशा तुरंत बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 लक्ष्यों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ती हो? या फिर यह एक साथ साझा की जा रही शक्ति की मात्रा है? लेकिन फिर भी, भले ही एलिमेंटल एम्प्रेस वर्तमान में टेलेस हो, उसके पास अपार शक्तियां हैं। अंततः माइकल को पावर शेयर की कार्यप्रणाली और ऊर्जा खपत को कम करने के तरीकों को समझने के लिए और भी कई प्रयोग करने पड़े। टैमिंग सोल ट्रेट्स के साथ प्रयोग करने के विचार से माइकल बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुआ। इसके विपरीत यह उसके लिए काफी रोमांचक था। अगर टैमिंग में कई अन्य कार्य होते तो बहुत अच्छा होता।
इसके अलावा टैमिंग में ऐसे कार्य थे जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी था, इसलिए संभवतः उसके अन्य सोलिट्रेट्स भी वैसे ही थे। सोलिट्रेट्स के साथ जुड़ने पर जो जानकारी मिलती थी वह केवल बुनियादी जानकारी और जन्मजात निम्न दक्षता थी। सरल शब्दों में कहें तो सोलिट्रेट को प्रकट करने या उसे बांधने पर ही व्यक्ति उसका उपयोग करना सीखता है। हालांकि सोलिट्रेट की जटिलता उसकी शक्तियों, उत्पत्ति और आधार की जितनी गहरी समझ और ज्ञान होगा, उतने ही अधिक कार्यों को उजागर किया जा सकता है। उसे पता था कि प्रबलित तलवारची और निष्कर्षण का उपयोग अपेक्षित तरीके से अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि उसे मिली जानकारी इन सोलिट्रेट्स के वर्तमान उपयोग से भिन्न थी। हालांकि माइकल के लिए ची तलवारों का प्रकट होना काफी स्वाभाविक था, क्योंकि उसका भाई हमेशा ची तलवारों के साथ खेलता रहता था। निष्कर्षण की बात करें तो यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि पर्याप्त ऊर्जा होने पर वह जो चाहे निकाल सकता है, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं लग रहा था। आखिर निष्कर्षण कोई ईश्वरीय शक्ति तो नहीं थी। ये फिलहाल केवल 6 स्टार सोलिट्रेट थी और माइकल को यह भी नहीं पता था कि वह इसे और कितने समय तक अपग्रेड कर सकता है। क्या सोलिट्रेट्स को अपग्रेड करने की कोई सीमा थी? क्या कुछ सोलिट्रेट्स की कोई सीमा थी, या वे सभी किसी न किसी बिंदु पर विकसित हो जाते थे? अगर एक्सट्रैक्शन एक 10 स्टार सोलिट्रेट बन जाए तो क्या होगा? क्या वह ओरिजिन एक्सपेंस को ही एक्सट्रैक्ट कर पाएगा? उसके सोलिट्रेट की सीमा क्या होगी? क्या वह निष्कर्षण क्षमता को 10 सितारों से भी ऊपर अपग्रेड कर सकता है? क्या ऐसा करने से वह ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन करेगा? हर सवाल पर शोध करना जरूरी था। वे दिलचस्प थे और माइकल उन सभी के जवाब जानना चाहता था। हालांकि जवाब ऐसी चीज नहीं थे जो वह सिर्फ चाहने मात्र से हासिल कर सकता था। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचने में उसे काफी समय लगेगा। लेकिन ये ठीक था, माइकल को शोध करने के अलावा भी बहुत कुछ करना था। आखिरकार वह एक युद्ध के बीच में था। गोल्डन स्टिंगर वास्प के लौटने के बाद माइकल का ऊर्जा भंडार भी पूरी तरह भर गया था। इकारस और उसकी साथी हवा में उड़ गए। हालांकि विशालकाय चीलों की पीठ पर कोई नहीं बैठा था। इसके बजाय विशालकाय चीलें सीमावर्ती बस्ती के पहरेदारों के लिए चारा बन गई थीं। अब तक तो सभी को ग्रेटर ईगल्स, माइकल और बाकी लोगों के बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए थी। ग्रेटर ईगल्स की पीठ पर सवार होकर सवाना क्षेत्र से तेजी से गुजरना समझदारी भरा कदम था, लेकिन वे भी जल्द ही भेद खुल गए। सवाना क्षेत्र में 2 ग्रेटर ईगल्स का मिलना दुर्लभ था, और उससे भी दुर्लभ बात यह थी कि ग्रेटर ईगल्स बीस्ट रैंचेस की ओर जा रहे थे और कुछ ही मिनटों बाद वहां से निकल गए, अपने पीछे मौत और अराजकता छोड़ गए। वे जहां भी गए वहां के बीस्ट रैंच नष्ट हो गए। मुख्य बस्ती पर हमले के समय भी वे मौजूद थे, इसलिए ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था कि ग्रेटर ईगल्स पर माइकल का नियंत्रण था। सीमावर्ती बस्ती के पहरेदारों को ग्रेटर ईगल्स को हवा में उड़ते ही देख लेना चाहिए था। सीमा क्षेत्र में गूंजते एक तेज हॉर्न की आवाज और उसके बाद मचे हंगामे ने इस बात की पुष्टि कर दी। क्या आपको यकीन है कि आप इसे संभाल सकती हैं? माइकल ने 100वीं बार एलिमेंटल एम्प्रेस से पूछा। उसके शब्दों से भले ही अनिश्चितता झलक रही हो, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा आत्मविश्वास उसकी आवाज से बिल्कुल अलग था। एलिमेंटल एम्प्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि माइकल के बारे में क्या सोचे, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति दी। जब तक मुझे इस नन्ही सी ततैया के अलावा किसी और को इधर उधर टेलीपोर्ट नहीं करना पड़ता, तब तक मैं ठीक हूं। मैं अभी उतनी शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूं, एलिमेंटल एम्प्रेस ने जवाब दिया, जिस पर माइकल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गोल्डन स्टिंगर वास्प की ओर देखा। आगे बढ़ो, माइकल ने कहा, और गोल्डन स्टिंगर वास्प ने उसे एक ऊर्जा डंक से डंक मारा। अब जब माइकल को चिन्हित कर लिया गया था, तो गोल्डन स्टिंगर वास्प अगले 10 मिनट के लिए माइकल के साथ अपना स्थान बदल सकता था। दूरी मायने नहीं रखती थी। टियारा, एलिमेंटल एम्प्रेस, लिलिका और अन्य 1 एल्फ्स को भी चिन्हित किया गया। इससे उनकी योजना का पहला चरण पूरा हो गया, जिसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ। एलिमेंटल एम्प्रेस ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने सुनहरी ऊर्जा का एक बवंडर बन गया। ये बवंडर फैलकर एक मुट्ठी के आकार के पोर्टल में बदल गया, जिसके माध्यम से गोल्डन स्टिंगर वास्प माइकल की अनुमति मिलते ही गायब हो गया। इसी बीच विशालकाय चीलें बस्ती के ऊपर पहुंच चुकी थीं। वे बस्ती की ओर झपटी, अपने पंखों को शरीर से कसकर चिपकाए हुए। दोनों राक्षस जोर से चीखे और तब तक झपटते रहे जब तक वे पहरेदारों के तीरों की मारक क्षमता तक नहीं पहुंच गए। दीवारों पर खड़े पहरेदारों ने तीरों की पहली बौछार की। उन्होंने विशालकाय चीलों पर सटीक निशाना साधा और उन्हें पूरा यकीन था कि ज्यादातर तीर उन्हें ही लगेंगे।
लेकिन जैसे ही पहला तीर निशाने पर लगने वाला था, विशालकाय चीलों ने अपने पंख पूरी तरह फैला दिए। उनका नीचे उतरना बीच में ही रुक गया और उनकी गिरने की गति न्यूनतम हो गई। विशालकाय चीलों ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बार फिर हवा में ऊंचाई पर उड़ गईं। उनकी चीखें तेज और स्पष्ट थीं। ग्रेटर ईगल्स को 10 से भी कम तीर लगे थे और उनमें से केवल एक ही इतना शक्तिशाली था कि उन राक्षसों के घने पंखों को भेद सके। वे चीखते चिल्लाते और पहरेदारों का मजाक उड़ाते रहे, साथ ही पहरेदारों का ध्यान भटकाने और उन्हें क्रोधित करने के लिए दूसरी बार गोता लगाया। माइकल को महसूस हुआ कि ग्रेटर ईगल्स घायल नहीं हुए हैं और उसने राहत की सांस ली। उसे अपने राक्षसों को चारा बनाना पसंद नहीं था, लेकिन जब तक वे बस्ती और पहरेदारों के बहुत करीब नहीं आते तब तक ठीक रहेगा। टियर 1 या टियर 2 समन्स द्वारा चलाए गए साधारण तीर उन्हें तुरंत नहीं मारेंगे, भले ही कुछ तीरों से उन्हें थोड़ी चोट जरूर लगे। गोल्डन स्टिंगर वास्प के गायब होने के 1 सेकंड से भी कम समय के भीतर माइकल ने अपने चारों ओर अंतरिक्ष में हलचल महसूस की। एक सुनहरी झिल्ली से घिरे हुए ऊर्जा का डंक चमक उठा। इसके बाद उसकी जगह गोल्डन स्टिंगर वास्प की जगह आ गई। एक पल पहले वह सीमावर्ती बस्ती के पहरेदारों की नजरों से छिपकर दूसरों के बगल में खड़ा था और अगले ही पल माइकल सीमावर्ती बस्ती के अंदर प्रकट हो गया। उसने गोल्डन स्टिंगर वास्प के साथ स्थान बदलकर बस्ती की दीवारों को पार कर लिया था, जो फिर से उसके बगल में प्रकट हो गया था। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने एलिमेंटल एम्प्रेस द्वारा बनाए गए स्थानिक पोर्टल से छलांग लगाई। उसने टियारा के साथ स्थान बदल लिया, जो माइकल के बगल में हल्की मुस्कान के साथ प्रकट हुई। अंतरिक्ष की शक्ति रखने वाला कोई होना काफी उपयोगी है। गोल्डन स्टिंगर वास्प और एलिमेंटल एम्प्रेस का एक साथ काम करना अच्छा विचार था। एलिमेंटल एम्प्रेस इस तरह से मददगार साबित हो सकती है जब वह टीलेस हो, माइकल ने होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने टियारा को थम्स अप दिया और कहा, तुम्हारा विचार बहुत बढ़िया था। प्रशंसा सुनकर टियारा की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन लिलिका के दखल से उसकी खुशी में खलल पड़ गया। वह टियारा के बगल में प्रकट हुई, उसके बाद शेष वन कल्पित बौने और कुछ ही देर बाद तत्वीय महारानी भी आ गईं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इसी बीच सीमावर्ती बस्ती के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटी सी गली में पहले रक्षक और जागृत लोग प्रकट हुए। माइकल और बाकी लोग भी वहीं पहुंचे थे, जबकि ग्रेटर ईगल्स ने यथासंभव अधिक से अधिक दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। लगता है उनके पास भी शत्रुता का गोला है। खैर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अब वे हमें आसानी से हर जगह ढूंढ सकते हैं। माइकल ये सोचकर हल्के से मुस्कुराया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कित्सुन लॉर्ड ने हर सीमावर्ती बस्ती की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। सीमावर्ती बस्तियों की रक्षा करना आवश्यक था, अन्यथा कित्सुन लॉर्ड के शत्रु उनके क्षेत्र में घुसपैठ करके सब कुछ नष्ट कर देते, ठीक वैसे ही जैसे माइकल ने किया था। कित्सुन लॉर्ड ने अनटेम्ड जंगल के दक्षिणी भाग में माइकल के अस्तित्व को नजरअंदाज करके एक गंभीर गलती की। उन्होंने माइकल को एक योग्य शत्रु नहीं समझा, क्योंकि वह केवल कुछ दर्जन द्वितीय श्रेणी के अधीनस्थों वाला एक मामूली लॉर्ड था। माइकल ने कित्सुन लॉर्ड की तरह कभी भी अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। उसके पास तो केवल एक ही बस्ती थी, अगर उसे बस्ती कहा जा सकता है तो। माइकल का कस्बा छोटा था और उसमें अपने लोगों की रक्षा के लिए मजबूत और अच्छी तरह से विकसित रक्षात्मक दीवारें नहीं थीं। लेकिन यही सबसे संभावित कारण था कि कित्सुन लॉर्ड ने उसे कमाका। माइकल ने अपने क्षेत्र को छिपाने और उसकी रक्षा करने के लिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का इस्तेमाल किया। उसने एक कस्बे को अपने भावी क्षेत्र का केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने संसाधनों का उपयोग अपने लोगों को सशक्त बनाने, सर्वोत्तम हथियार उपलब्ध कराने और अन्य कई चीजों के लिए किया। उसके पास मौजूद शत्रुता का गोला असाधारण गुणवत्ता का था और हमेशा सक्रिय रहता था। इसे 100% क्षमता पर सेट किया गया था और यह 5-10 बस्तियों के लिए अधिकांश लॉर्ड्स द्वारा खर्च किए जाने वाले मॉन्स्टर कोर से कहीं अधिक खपत करता था। शत्रुता के गोले के पूरी क्षमता से सक्रिय होने पर भी माइकल आसपास के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले हमेशा अपने जासूसों से शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की जांच करता था। आसपास के हर बदलाव की सूचना सीधे उसे और उसके लोगों को दी जाती थी, जिससे वे हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए योजना बना सकें। माइकल को अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए दीवारों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई भी शत्रु उसके शहर और नागरिकों तक नहीं पहुंच सकता था। जाल बिछाकर, अपनी सैन्य टुकड़ियां बनाकर और विभिन्न परिस्थितियों के लिए 100 से अधिक योजनाएं तैयार की गई थीं ताकि हर तरह की समस्याओं और संभावित आक्रमणों का सामना किया जा सके। इसके अलावा जंगल के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का उपयोग करना सब कुछ काटने से कहीं बेहतर था।
यह क्षेत्र घने और दुर्गम जंगल में स्थित होने के कारण इसे ढूंढना कठिन था और इससे माइकल और उसकी सेना के लिए शत्रुओं पर चारों ओर से हमला करना आसान हो जाता था। माइकल अनछुए जंगल का स्वामी था और अगर वह बाहरी खतरों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता तो वह कभी भी अनछुए जंगल की उपेक्षा नहीं करता। वह भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर उन अजनबियों को जिन्होंने कभी अनछुए जंगल में लड़ाई नहीं लड़ी थी और अनछुए जंगल में रहने वाले हर जीव को ठीक वैसे ही खत्म कर सकता था जैसे उसने जंगल अभियान की सेनाओं के खिलाफ किया था। किसी न किसी तरह से मौजूदा खतरा उस समय से अलग था जब उसने जंगल अभियान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। माइकल पहले जैसा नहीं रहा था और यही बात उसके साथियों के बारे में भी कही जा सकती है। कित्सुन गार्ड्स और अवेकेंड के एक बड़े समूह का सामना करते हुए उनकी आंखों में चिंता की कोई झलक नहीं थी। उनके आसपास का इलाका सनकरा था, लेकिन माइकल को इसकी उम्मीद थी। उसने एलिमेंटल एम्प्रेस को गोल्डन स्टिंगर वास्प को बस्ती के बाहरी इलाके के पास एक सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट करने का आदेश दिया। पुरानी आधी लकड़ी की इमारतों के बीच एक अंधेरी और सनकरी पत्थर की गली एक नन्ही ततैया के प्रकट होने के लिए निश्चित रूप से एक सुरक्षित जगह थी। ये गली हलचल भरी मुख्य सड़कों से दूर एक शांत छिपी हुई जगह थी। इसने माइकल और बाकी लोगों को बिना किसी रुकावट के सीमावर्ती बस्ती के अंदर सुरक्षित रूप से पहुंचने में मदद की। दुर्भाग्यवश बस्ती के रक्षात्मक उपाय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जिसकी उम्मीद भी थी। पत्थरों से बनी गली उबड़ खाबड़ थी और उस पर काई और खरपतवार उगी हुई थी, जिससे वह फिसलन भरी हो गई थी। लेकिन माइकल का ध्यान काफी देर पहले ही सनकरी गली में घुसते कित्सुन के झुंड पर केंद्रित हो गया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कित्सुन ने बिना किसी झिझक के हमला कर दिया है, लेकिन ईगल आइज और स्पिरिट गेज के सक्रिय होने से वह उनकी आंखों में झलकती झिझक और डर की झलक देख सका। कित्सुन सरदार के पूरे क्षेत्र में फैले कित्सुन लोगों को पिछले 24 घंटों में हुए हमलों की सूचना मिल चुकी थी। वे माइकल और उसके लोगों की ताकत का अंदाजा लगा सकते थे। 10 से भी कम सदस्यों वाले उस छोटे समूह का दृढ़ संकल्प और निडरता देखकर उनका डर और भी बढ़ गया। इसके विपरीत इसने कित्सुन लोगों के दिलों में पनप रहे भय को और भी भड़का दिया। फिर भी उन्हें आक्रमणकारियों से छुटकारा पाना ही था, अन्यथा कित्सुन स्वामी का प्रकोप उनका इंतजार कर रहा होता। कित्सुन स्वामी उन्हें मारेगा नहीं, वह उन्हें तब तक यातना देगा जब तक कि वे हजारों बार मरने की कामना न करने लगे। हालात जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे उससे संतुष्ट होकर माइकल मुस्कुराया। हवा में पुरानी लकड़ी, मिट्टी और पास के बगीचे से आती जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। हालांकि सबसे ज्यादा महसूस होने वाली गंध उस अंधेरी गली में व्याप्त भय की थी। उसके शरीर में मूल ऊर्जा का संचार हुआ और उसने अचानक जमीन पर लात मारी। माइकल ने पलक झपकते ही 10 मीटर की दूरी तय कर ली और उसके हाथों में वाइवेंटूथ स्पीयर प्रकट हो गया। अगले ही पल टियारा उसके बगल में प्रकट हुई, उसका शरीर रूपांतरित हो रहा था। उसकी आंखों में अपार उत्साह झलक रहा था और उसने अपनी गति बढ़ा दी, माइकल को पीछे धकेलते हुए बिना किसी झिझक के अपने सामने मौजूद कित्सुन की भीड़ में प्रवेश कर गई। आज का दिन खूनी होने वाला था। टियारा ने सिल्वेरियन टाइगर सोल ट्रेड का इस्तेमाल किया, उसके शरीर से चांदी के बाल उगाए। उसके बाल तेजी से चमकने लगे और उसकी आंखें बदल गईं, पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गईं, उसकी बाघ जैसी आंखों में सोने की एक झलक मिल गई। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्तियों को प्रकट किया, उसके चारों ओर एक नीले रंग का भाला लहराने लगा। यह एक आध्यात्मिक हथियार था जिसे माइकल ने कुछ समय पहले ड्रेका के अवशेष में टियारा के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। इसने टियारा की चपलता को बहुत बढ़ा दिया, जिससे उसकी युद्ध क्षमता और भी मजबूत हो गई। कित्सुन की भीड़ में घुसते हुए टियारा ने पहली पंक्ति में बैठे सभी लोगों पर स्पिरिट विप से वार किया और फिर स्पिरिट स्पीयर से उनकी गर्दन पर प्रहार किया। उसकी चाल सरल थी लेकिन बेहद तेज थी। उसके भाले के प्रहार की गति को रोका नहीं जा सका क्योंकि कित्सुन अचानक हुए इस मानसिक हमले से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए थे। टियारा के हमले को रोकने में असमर्थ होने के कारण उनके गले एक विचित्र सरल तरीके से काट दिए गए। उनके गले से खून के फव्वारे फूट पड़े, जिससे सुनसान गली का पुराना पत्थर का रास्ता खून से लाल हो गया। दूसरी पंक्ति और पीछे की कित्सुने उससे देखकर चौंक गईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे सहज रूप से पीछे हटना चाहती थीं। हालांकि वे केवल आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। पीछे से उनकी साथियों ने उन्हें आगे धकेल दिया, जिससे सबसे आगे वाली कित्सुन को टियारा का सामना करना पड़ा। टियारा ने तेजी से हरकत की। उसके आसपास की जगह कम थी, लेकिन उसने उसका पूरा इस्तेमाल किया। स्पिरिट स्पीयर ने आगे बढ़कर सामने खड़े कित्सुन के स्टील चेस्ट प्लेट को भेदते हुए उसकी छाती में गहरा छेद कर दिया।
लेकिन गति धीमी करने और भाले को कित्सुन की छाती से बाहर निकालने के लिए जोर लगाने के बजाय टियारा ने अपनी आंतरिक शक्ति की क्षमता का उपयोग करके भाले के वार की शक्ति को स्वाभाविक रूप से उलट दिया। भाले की धार दुश्मन की छाती में गहराई तक धंसने के बावजूद स्पिरिट स्पीयर की गति धीमी होने के बजाय वह बिना किसी अतिरिक्त बल का प्रयोग किए स्वाभाविक रूप से बाहर निकल गई। इससे समय की भी बचत हुई और यह सुनिश्चित हुआ कि जब टियारा अन्य विरोधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी तब कोई भी उस पर हमला न कर सके। उसके स्पिरिट विप्स ने एक बार फिर प्रहार किया, लेकिन उसने अपने नजदीकी दुश्मनों में से किसी पर वार नहीं किया। इसके बजाय उसका ध्यान भीड़ के बीच में मौजूद कमजोर कित्सुन समन्स पर था। अपने विरोधियों की ताकत को भांपना उसके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए उसके स्पिरिट विप्स ने टिया एक समन्स पर प्रहार किया, जिनके शरीर तन गए और मानसिक हमले के जबरदस्त प्रभाव से वे अपनी जगह पर जम गए। पीछे से धक्का लगने के बावजूद आगे बढ़ने में असमर्थ स्पिरिट विप से घायल समन्स अपने शरीर को स्थिर भी नहीं रख पाए। स्पिरिट विप के जोरदार प्रहार से समन्स का संतुलन बिगड़ गया। वे जमीन पर गिर पड़े, जबकि पीछे से आ रहे कित्सुन और आगे धकेल दिए गए। जमीन पर पड़े कित्सुन उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर कोई जगह नहीं बची थी। हालांकि उन पर किसी का पैर भी नहीं पड़ा क्योंकि कित्सुन का निचला शरीर संकुचित गैसीय रूप में था। उनके निचले शरीर आपस में जुड़े हुए काले बादलों जैसे दिख रहे थे। उस दिन पहले माइकल ने टियारा और बाकी लोगों को बताया था कि कित्सुन का बादल जैसा निचला शरीर ऊर्जा और आसपास की ऑक्सीजन का उपभोग करके बना रहता है। टियारा ने इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करने का फैसला किया। कित्सुन को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। जमीन पर लेटे कित्सुन टियारा के स्पिरिट विप के प्रहार के तुरंत बाद संभल गए, लेकिन ऊपर मौजूद भीड़ के कारण वे उठ नहीं पाए, जिसके परिणामस्वरूप कित्सुन और जमीन के बीच का स्थान ऑक्सीजन रहित जेल जैसा बन गया। ये लड़की वाकई बहुत क्रूर है, माइकल ने टियारा की लड़ाई देखते हुए सोचा। उसके पास आए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन संकरी गली में माइकल और टियारा साथ साथ लड़ना संभव नहीं था। वे भाले चला रहे थे और अपने हमलों की पूरी ताकत लगाने के लिए उन्हें कुछ जगह चाहिए थी, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। टियारा शानदार प्रदर्शन कर रही थी और माइकल प्रबलित तलवार ऊर्जा और संवर्धन से लैस ग्लेशियर तलवारों का इस्तेमाल करके कित्सुन की भीड़ में बड़े बड़े छेद कर उनके शरीर को बेरहमी से चीर रहा था। अंधेरी संकरी गलियों में कित्सुन की बाढ़ से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे आसानी से समय बर्बाद कर सकते हैं और लड़ाई को थका देने वाली बना सकते हैं। हालांकि माइकल और टियारा अपनी सोलर ट्रेड्स का उपयोग करके आसानी से अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। एक उन्नत ची ग्लेसिकल तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि कित्सुन के कुछ करने से पहले ही वह 6 से 10 सिर फोड़ सकती थी। वहीं टियारा की तेज और फुर्तीली चालों ने उसे हर सेकंड एक जीवन छीनने में सक्षम बना दिया। लेकिन माइकल को लगा कि सीमावर्ती बस्ती में पहुंचने के पहले ही मिनट में 100 से अधिक कित्सुन को मार गिराने के बावजूद वे अभी भी थोड़े धीमे थे। उनकी धीमी गति ने बस्ती में तैनात मजबूत रक्षकों और जागृत लोगों को इकट्ठा होने और उनकी शक्ति समाप्त होने के बाद आक्रमणकारियों को खत्म करने की योजना बनाने का मौका दे दिया था। माइकल सबसे ताकतवर गार्ड्स और अवेकेंड को गलत समय पर हमला करने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने 2 बार सीटी बजाए और पीछे हट गया। सीटी की आवाज सुनकर टियारा के बाघ जैसे कान फड़क उठे। उसने आंतरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए हमले के लिए लगने वाली अपनी अधिकांश ताकत को अपने पैरों में समेट लिया। टियारा पीछे हट गई और माइकल के बगल में आ खड़ी हुई, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। टियारा लड़ाई को अभी खत्म नहीं करना चाहती थी, वह भाले के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक भालाधारी को करना चाहिए। भाला आगे बढ़ने के लिए होता है, पीछे हटने के लिए नहीं। लेकिन माइकल ने उसकी बड़बड़ाहट को अनसुना कर दिया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए एलिमेंटल एम्प्रेस को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, जो उसके सामने आ गई। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। खुद को रोको मत, माइकल ने अपने डोम ऑफ एक्सट्रैक्शन को आसपास की मूल ऊर्जा को सोखने के लिए छोड़ने से पहले एलिमेंटल एम्प्रेस से कहा। अगले ही क्षण उसने एलिमेंटल एम्प्रेस के वशीकरण बंधन के माध्यम से ऊर्जा की एक लहर भेजी, जिससे वह टियर 2 लॉट की शुद्ध ऊर्जा से भर गई। तत्ववादी महारानी का शरीर प्रज्वलित हो उठा। उनके सामने सूर्य के समान एक विशाल धधकती ज्वाला प्रकट हुई। जैसे ही तत्ववादी महारानी ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए ज्वालाओं को संकुचित किया, अग्नि के गोले से आग की लकीरें निकलने लगीं। जैसे ही तत्ववादी महारानी ने और ज्वालाएं उत्पन्न की और उन्हें गोले के भीतर संकुचित किया, धधकते गोले के केंद्र से नीले रंग की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। धधकती आग का गोला सिकुड़ गया, फिर भी भयंकर लपटें तेजी से फैलती गईं। कुछ ही सेकंडों में आग के गोले ने माइकल और बाकी लोगों के सामने का पूरा रास्ता घेर लिया।
फिर धधकते हुए गोले को घबराए हुए कित्सुन पर छोड़ दिया गया। एक असीम सत्ता द्वारा उत्पन्न ज्वाला होने के बावजूद मौलिक महारानी फिर भी मौलिक महारानी ही थीं। उनका मुख्य गुण भी अग्नि ही था, जो अग्नि पर उनके महान नियंत्रण और सहज लगाव को दर्शाता है। यहाँ तक कि टिया 1 के अग्नि प्रधान राक्षस भी एलिमेंटल एम्प्रेस की ज्वालाओं से झुलसे बिना बच नहीं सकते थे। लेकिन अब जब माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस को अपनी मूल ऊर्जा दे दी थी तो उसकी ज्वालाएं और भी अधिक प्रचंड हो गई थीं। जैसे ही आग का गोला उस अंधेरी गली से होकर गुजरा, जो मानो सूर्य के आशीर्वाद से जगमगा रही थी, निराशा और अथाह दर्द की चीखें चारों ओर फैल गईं। जले हुए मांस और धुएं की तीखी गंध गली की झुलसा देने वाली गर्म हवा में फैल गई। हालांकि सामने के भयावह दृश्य को देखकर सब चुप रहे और कुछ नहीं बोले। माइकल ने अभी अभी अपने भीतर संचित मूल ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा एलिमेंटल एम्प्रेस की सहायता के लिए स्थानांतरित किया था, लेकिन उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी ऊर्जा गली में मौजूद कित्सुन की भीड़ को एक ही झटके में नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। हमले से बचने में असमर्थ कित्सुन की भीड़ को धधकते अग्निगोले का सीधा सामना करना पड़ा। प्रथम श्रेणी के कित्सुन मौके पर ही जलकर राख हो गए, गोला उनके पास से गुजरने से पहले ही। हालांकि द्वितीय श्रेणी के समन्स को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनके गैसीय निचले शरीर हवा में गायब हो गए, जबकि उनकी त्वचा और मांस के बड़े हिस्से झुलसकर पिघलने लगे। अपने गैसीय निचले शरीर को खो देने का मतलब था कि उन्हें अपने निचले शरीर के काले बादल को बिल्कुल नए सिरे से बनाना था। इसमें आमतौर पर 1 या 2 दिन लगते थे या कुछ घंटे भी लग सकते थे अगर कोई उस शक्ति को नियंत्रित करने में माहिर हो जो उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की अनुमति देती थी। लेकिन उनके पास घंटे नहीं थे। वास्तव में कित्सुन के पास मिनट भी नहीं थे। कुछ ही सेकंड का समय मिला था कि अचानक बर्फीले टुकड़े प्रकट हुए और झुलसा देने वाली गर्म गली में बरसने लगे। गली इतनी गर्म थी कि पत्थर का रास्ता पिघल गया था, फिर भी बर्फीले टुकड़ों पर गर्मी का कोई असर नहीं हुआ, भले ही यह सिर्फ 1/4 सेकंड के लिए ही क्यों न हो। माइकल ने पिघलने से पहले ही ऊर्जा के एक झटके से उन्हें मुक्त कर दिया। ग्लेसिकल्स ने टियर 2 कित्सुन के अधजले शरीरों को भेद दिया और उनके दयनीय जीवन का अंत कर दिया। माइकल को कित्सुन लोगों के लिए जरा भी दया नहीं आई। अगर समय की कमी न होती तो शायद वह कित्सुन लोगों के अधजले शवों को नजरअंदाज कर देता। उन जलने के घावों से उनकी मौत तो होनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। दुर्भाग्यवश उसके पास समय कम था और उसे हर हत्या से मिलने वाली ऊर्जा की आवश्यकता थी। पिछले 24 घंटों में उसे जो ऊर्जा मिली थी वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। उसके प्रकाश स्तंभ में प्रवाहित हो रही ऊर्जा उसके युद्ध चिन्ह को काफी हद तक परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह अपनी टीम के साथ इसी तरह लड़ता रहा तो कुछ ही समय में वह दूसरे स्तर के मध्य रैंक तक पहुंच जाएगा। वह बैटल एक्सचेंज के अन्य प्रतिभागियों के साथ बराबरी कर सकता था, अपने फ्लैग वॉर टोकन के लिए लड़ सकता था और अंतरायामी फ्लैग वॉर में भाग ले सकता था। बेशक माइकल की सूची में वह तो बस एक दूर का लक्ष्य था। अनटैम जंगल में और उसके आसपास रहने वाले कित्सुन लॉर्ड और सभी कित्सुन का सफाया करना फिलहाल सर्वोच्च प्राथमिकता थी। गली साफ हो गई थी तो माइकल और अन्य लोगों के लिए बस्ती में घूमना बहुत आसान हो गया था। लेकिन बिना किसी लक्ष्य के बस्ती में बेतरतीब ढंग से घूमने के बजाय माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस के वशीकरण बंधन में और अधिक ऊर्जा प्रवाहित की। उसने डोम ऑफ एक्सट्रैक्शन के माध्यम से आसपास के वातावरण से ऊर्जा निकालते हुए उसकी ऊर्जा को पुनः पूर्ति की। इसी बीच गोल्डन स्टिंगर वास्प ने एक बार फिर एलिमेंटल एम्प्रेस को चिन्हित किया। एम्प्रेस को चिन्हित करने के बाद गोल्डन स्टिंगर वास्प इमारतों के ऊपर उड़ने के लिए हवा में और ऊपर की ओर उड़ गया। गोल्डन स्टिंगर वास्प बस्ती में उड़ता हुआ गया और जहां भी उसे पुरानी और सूखी लकड़ी की इमारतें मिलती वह एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ जगह बदल लेता। ऐसी इमारतों पर पहुंचते ही एलिमेंटल एम्प्रेस सब कुछ आग लगा देती। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने एलिमेंटल एम्प्रेस पर लगे निशान के हटने तक 1 दर्जन से अधिक बार जगह बदली। इन 1 दर्जन बार जगह बदलने के दौरान एलिमेंटल एम्प्रेस ने कई लोहारखाने, 2 बैरक, 3 पुराने पहरेदार टावर और मजबूत लेकिन ज्वलनशील लकड़ी से बने एक पूरे जिले को जलाकर राख कर दिया। जैसे ही गोल्डन स्टिंगर वास्प और एलिमेंटल एम्प्रेस ने मिलकर सीमावर्ती बस्ती को जलाकर राख कर दिया, लियोफार्म ने अपनी स्विफ्टनेस सोलट्रेड का उपयोग करते हुए पलक झपकते ही बस्ती के केंद्र तक पहुंच गया। उसने अपनी दूसरी सोलट्रेड, रेज ऑफ द प्राइमल, को पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया, जिससे 2 मीटर ऊंचा एक स्तंभ बन गया जिसने सभी कित्सुन को बस्ती के केंद्र की ओर आकर्षित किया। रेज ऑफ द प्राइमल की एक दिलचस्प बात यह थी कि यह अपने लक्ष्य को क्रोधित कर देता था, जिससे वे बरसेर्क जैसी अवस्था में चले जाते थे और उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। लक्ष्य जितना शक्तिशाली होता था, बरसेर्क जैसी अवस्था का प्रभाव उतना ही तीव्र होता था
और उसके पूरे शरीर में उमड़ता क्रोध उतना ही तीव्र होता था। इसलिए सबसे शक्तिशाली कित्सुन तुरंत आदिम आत्मा गुण के क्रोध के प्रतीक के पास एकत्रित हो गए। उन्होंने प्रतीक पर आक्रमण किया और 1 मिनट से भी कम समय में उसे नष्ट कर दिया। इस दौरान सैकड़ों रक्षक और 2 दर्जन जागृत आत्माएं बस्ती के केंद्र में स्थित चौक पर जमा हो गईं, जो इस हलचल और प्रतीक से आकर्षित होकर वहां पहुंचे थे। मिका और ओपस ने इस विशाल स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे लियोफार्म की तैयारी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। मिका ने अपने युद्ध प्रतीक के भंडार से एक पीकर निकाला। उसने उसे हल्के से धनुष की डोरी पर रखा और अपने भीतर संचित सारी ऊर्जा का उपयोग करके डुप्लीकेट तीर चलाए। इसके जवाब में पीकर तेजी से चमकने लगा। हालांकि हमले की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई थी। ओपस ने मिका पर कई बार अपना सोलिट्रेट एनर्जी इम्प्रिंट छोड़ा। एक बार फिर ऊर्जा से भरकर मिका ने अपनी ऊर्जा का उपयोग डुप्लीकेट एरो को पूरी शक्ति से कुछ और बार सक्रिय करने के लिए किया। फिर उसने एनर्जी इम्प्रिंट द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के अंतिम विस्फोट का उपयोग अपने दूसरे सोलिट्रेट पीएस को सक्रिय करने के लिए किया। जैसे ही मिका ने धनुष की डोरी छोड़ी, पीकर एक टूटते तारे की तरह चमक उठा और उसने युवा वन एल्फ द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला किया। जैसे ही कित्सुन को एहसास हुआ कि उन्हें लियोफार्म के आदिम आत्मा के क्रोध के कारण खुले मैदान में बुलाया गया है, पूरे मैदान में तनाव चरम पर पहुंच गया। भ्रम और भय का एक घना सा साया हवा में छा गया, जैसे कोई भारी कफन हो, और ऊर्जा के प्रवाह ने उनका ध्यान 2 वनकल्पित बौनों की ओर खींच लिया। जैसे ही कित्सुन की निगाहें उन पर टिकी, वन के एक कल्पित बौने ने अपने धनुष से एक चमकीला तीर छोड़ा। चमकीला तीर अत्यंत गति से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वह मानो एक जीवित प्राणी हो, चमकता हुआ स्पंदित हुआ और हवा में अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर पहुंचते ही टिमटिमाने लगा। जैसे ही तीर सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, तीर को घेरे हुए चमकीली रोशनी बिखर गई। पीकर 2 हिस्सों में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में विभाजित हो गया। एक पूरा सेकंड भी नहीं बीता था कि चमकता हुआ पीकर टूटते तारों की बौछार में बदल गया। आकाश से 1024 तीरों की बौछार हुई। पहले तो दूर से एक डरावनी सीटी की आवाज आए, मानो किसी भूत की शोकपूर्ण पुकार हो, जो कित्सुन लोगों के कानों तक पहुंची। वह डरावनी सीटी जल्द ही भयानक आवाजों के कोलाहल में बदल गई, जिसने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। तीरों की बौछार ने एक पल के लिए सूरज को ढक लिया, जिससे चौक पर भयावह छाया पड़ गई। फिर वे एक ऐसी निर्दयी वर्षा की तरह बरसने लगे जिसने आकाश और धरती के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। प्रत्येक तीर एक घातक मिसाइल की तरह था जो अपने शत्रुओं का रक्त बहाने को तत्पर था। चौक में मौजूद रक्षक और जागृत लोग तीरों के हमले से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, अपनी ढालों और सोलिट्रेट्स की शक्तियों के पीछे शरण लेने लगे, या फिर अपने जीवित साथियों के शरीरों का सहारा लेने लगे। फिर तीरों के निशाने के शरीर में गहरे तक घुसने की आवाज चारों ओर गूंज उठी, जिसके बाद दर्द भरी चीखें और आदेश सुनाई दिए। पीएस एनहांस्ड पीकर्स की प्रचंड भेदन शक्ति से धातु के कवच चीर फाड़ गए। पीकर्स ने अपनी गति धीमी किए बिना ही निहत्थे कित्सुन के शरीर में गहरे घाव कर दिए। मिका के हमले का नतीजा विनाशकारी था। अगर तीर निशाने पर नहीं लगते थे तो कित्सुन या तो बुरी तरह घायल हो जाते थे, या फिर बड़ी मुश्किल से दोहराए गए तीरों के पूरे हमले से बच पाते थे। लेकिन तीरों से बचने वाले बहुत कम थे। या तो वे अपने ही साथियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करते थे, या फिर वे ऐसी जादुई शक्तियों या आत्मा गुणों से जागृत थे जो उन्हें काफी ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर की रक्षा करने की क्षमता देते थे। अधिकांश समन्स के सीने में कई तीर लगे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक ने आसानी से उनके कवच को भेद दिया था। पीएस से मजबूत किए गए पीकर्स की विनाशकारी शक्ति और भेदन क्षमता ऐसी थी कि कोई समन या उनका साधारण कवच उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तीरों की बौछार से बच निकलने वाले लोग स्तब्ध थे, लेकिन साथ ही राहत महसूस कर रहे थे। वे तमाम मुश्किलों के बावजूद बच गए थे और अब पीछे हट सकते थे, कम से कम उन्हें यही उम्मीद थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब तक उन्हें आक्रमणकारियों का सामना नहीं करना पड़ता था, कित्सुन लोग बाकी सब बातों से संतुष्ट थे। इस समय तो कित्सुन सरदार की सजाओं की क्रूरता और उनके क्रोध का भय भी उतना बुरा नहीं लगता था। कम से कम वे जीवित रहने में कामयाब तो हो गए थे और अब दुश्मन से बच सकते थे। लेकिन जैसे ही चौक में मौजूद गार्ड्स और अवेकेंड को लगा कि सबसे बुरा समय बीत चुका है, फेली और लिलिका चौक में आ गईं। वे मीका और ओपस के बगल में दिखाई दी, और तभी लियोफार्म भी उनके पास आ पहुंचा। हमें इस गड़बड़ी को ठीक करना चाहिए। माइकल को और भी अवेकेंड निकालने हैं, लिलिका ने उत्साह से चमकती आंखों से कहा। एलिमेंटल एम्प्रेस की अपार मारक क्षमता को देखकर उनके क्षेत्र के भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं और भी भड़क उठीं।
सब कुछ जलकर राख हो गया और राख चारों ओर फैल गई, ठीक वैसे ही जैसे आसपास का वातावरण। यदि पहले वे अपनी सेना के विस्तार को लेकर दुखी और चिंतित थीं, तो उनके स्पेस स्टोरेज में मौजूद खून के प्यासे जानवरों और कित्सुन के शवों ने उनकी चिंताओं को दूर कर दिया। एलिमेंटल एम्प्रेस धीरे धीरे उनकी आर्थिक शक्ति में भी वृद्धि करेगी। लिलिका की एकमात्र चिंता माइकल और कित्सुन लॉर्ड का सामना करने के खतरे थे। माइकल से बातचीत के बाद एल्डर सिलराम ने संचार क्रिस्टल के माध्यम से लिलिका को संदेश भेजा। उन्होंने लिलिका को कित्सुन जाति के खतरों और उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बताया। दुर्भाग्यवश लिलिका को ये संदेश कुछ देर से मिला। माइकल और उसके साथ एलिमेंटल्स की गुफा में आई सेना को पहले ही मात दी जा चुकी थी। सेना का भारी नुकसान हुआ था, जिससे माइकल एक तर्कहीन और भावनात्मक स्थिति में आ गया था। ये बहुत अच्छी बात थी कि माइकल ने इतने सारे भरोसेमंद साथियों को खोने के दुख से उबरकर यह सुनिश्चित किया कि वह और भी साथियों को खतरे में न डाले। इसके बावजूद लिलिका को लगा कि माइकल के कदम बहुत जोखिम भरे थे। उसे शुरू में यह बात पसंद नहीं आई कि माइकल कित्सुन लॉर्ड की सेनाओं से लड़ने के लिए सवाना क्षेत्र में घुसने पर तुला हुआ था। उसे लगा कि वह जल्दबाजी कर रहा है और यह सही कदम नहीं था। इसीलिए लिलिका को एलिमेंटल एम्प्रेस की महान शक्ति देखकर राहत मिली और यह जानकर भी कि माइकल उनका सही उपयोग कर सकता है। भले ही उसके अधीनस्थ लेसर एलिमेंटल्स के आत्मा विनाश के कारण मारे गए, फिर भी उसने उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा। इसी कारण वे कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र में इतनी दूर तक आगे बढ़ पाए और आक्रमण के 15 मिनट के भीतर ही सीमावर्ती बस्ती के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम, हमले के लिए तैयार हो जाओ। लिलिका ने अपनी सोलर ट्रेट्स, वीकनेस, डिटेक्शन और प्रिसिजन एम का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर कहा। अपने बाएं हाथ में धनुष को कसकर पकड़े हुए उसने एक पीकर को धनुष की डोरी पर चढ़ाया, खींचा और 1 सेकंड बाद तीर चला दिया। तीर हवा में तेजी से गुजरा और उसने एक टियर 2 अवेकेंड की जान ले ली, जिसकी ऊर्जा बाधा तीर के टकराने से 1/4 सेकंड पहले ही हट गई थी। एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम के शेष 4 सदस्यों ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने धनुष तैयार किए और अपने अचूक निशाने और कित्सुन के दिलों में पैदा किए गए भय का लाभ उठाते हुए एक एक करके दुश्मनों को मार गिराना शुरू कर दिया। जैसे ही एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम ने प्लाजा में मौजूद सभी लोगों को मार डाला, माइकल और टियारा भी अलग हो गए। उन्होंने बस्ती में मौजूद बचे हुए अवेकेन्स का शिकार करना शुरू कर दिया। समन्स के शव माइकल के लिए अब उतने उपयोगी नहीं थे क्योंकि उसका भंडारण पहले से ही काफी भरा हुआ था। लेकिन अवेकेन्स के शवों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। माइकल अपने भंडारण में अवेकेन्स के लिए हमेशा जगह बना सकता था। उनकी कीमत कित्सुन के शवों से 100 गुना अधिक थी, और अगर माइकल को बस्तियों को ठीक से साफ करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता, तो वह उनमें से एक भी शव नहीं छोड़ता। लेकिन समय एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसने ईगल आइज और स्पिरिट गेज का पूर्ण उपयोग करते हुए सीमावर्ती बस्ती में प्रवेश किया। माइकल ने अपने शत्रुओं पर स्पिरिट डिस्टर्बेंस का प्रयोग किया और उसने स्पिरिट गेज की मारक क्षमता को और बढ़ाने के लिए उस पर कई परतें एनहेंसमेंट भी लगाईं। इस तरह अवेकन कित्सुन की जान लेना उसके लिए और भी आसान हो गया। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि माइकल, टियारा, एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम, एलिमेंटल एम्प्रेस और गोल्डन स्टिंगर वास्प के साथ सीमावर्ती बस्ती से निकल गया। इकारस और उसकी साथी पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, उन्हें अगले गंतव्य तक ले जाने के लिए तैयार थे। इसी दौरान उनके पीछे की बस्ती में आग लग गई और वहां पूरी तरह से अराजकता फैल गई।